probability distribution. A probability distribution is the relative frequency distribution that theoretically occurs for the observation from the given population. एक तो ये डेफिनेशन है. इसके अलावा सिंपल से अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें जो बहुत इंपॉर्टेंट और आसान डेफिनेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है? इट इज द लिस्टिंग ऑफ द all possible outcomes of an experiment along with their respective probabilities of the occurrence. यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं. अब पॉसिबल आउटकम्स कैसे हमारे पास आ रहे हैं? यानी कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, आपने उसमें देखा जो आपके फेवरेबल आउटकम्स थी उसको आपने क्या कर दिया है, आपने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, आपने उसको लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया. अब आउटकम्स को लिख दिया और दूसरा किसको लिख दिया? उसी से रिलेटेड उनकी प्रोबेबिलिटीज को, यानी कि जो उसके अक्कर होने के चांसेस हैं उसको आपने वहां पर टेबल की फॉर्म में आपने उसको लिख दिया, लिस्ट बना दिया आपने उसकी. तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी फर्दर के हमारे पास दो दो टाइप्स अवेलेबल हैं, टू टाइप्स हैं जिन्हें हम क्लासीफाई करते हैं. जिसमें सबसे पहली टाइप क्या है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जो सेकंड टाइप है वो क्या है? कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब सबसे पहले देखें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास. इसकी डेफिनेशन नीचे अवेलेबल है, लेकिन क्या है सबसे पहले इसके दो पॉइंट्स हैं. इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन से हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाजमी हमने एस क्वेश्चंस में हमने उनको जो है वो लाजमी फुलफिल करना होता है, उनको हमने लाजमी चेक करना होता है कि ये दोनों कंडीशंस हमारी वहां पर उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही. तो सबसे पहले क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हमारा, कि वैल्यूज आपने क्या करनी है उनको अज्यूम करना है. सेकंड के उन्हीं वैल्यूज से रिलेटेड जो आपने एक्सपेरिमेंट को कि जो पॉसिबल आउटकम्स आर जो उनकी वैल्यूज आपने असाइन किया उसी से रिलेटेड उनकी क्या है प्रोबेबिलिटीज को आपने फाइंड आउट करना है. तो कौन से दो फीचर्स हैं? ये दो फीचर्स आपने लाजमी डिस्क्रीट के अंदर आपने चेक करना है. अब उसके बाद अगर जाते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. जहाँ ये एग्जांपल है मैं आपको ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन हमारे पास क्या है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. अब किसका सेट है हमारे पास? एक क्या है? एक्स है. दूसरा क्या है? एफ ऑफ एक्स है. अब इसमें एक्स क्या है? यानी कि इसको शो कर जो वैल्यूज आपने असाइन किया, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट है रेड बॉल में. तो अगर उसमें कोई भी रेड नहीं है उसको आपने वैल्यू क्या साइन कर दी है? 0. अगर इन केस एक रेड आई है तो वैल्यू क्या साइन हो गया है? 1. अगर उसमें दोनों ही रेड आ रही, अब मेरा इंटरेस्ट किस में था? रेड बॉल में था. तो उसको मैंने क्या कर दी है? वैल्यूज असाइन कर दी. अब उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या है, मेरे पास क्या है जितनी टाइम्स मैं उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही थी उसी से रिलेटेड उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज जिन्हें हम क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स से हम उसे शो करते हैं. या तो हम इससे लिख सकते हैं या हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं. एफ ऑफ एक्स का मतलब भी क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी? उस रैंडम वेरिएबल की जिसे हमने वैल्यूज असाइन की थी. तो यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं. अब आप इसमें देखिए दो एक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक इसमें कैपिटल एक्स है और एक लेटर जो है वो स्मॉल है. अब जो कैपिटल लेटर्स है आपने थ्योरी में पढ़ा था, जो कैपिटल लेटर्स है जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उससे हम हमेशा क्या है कैपिटल लेटर की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. उससे रिलेटेड जो हमारी जो वैल्यूज आ रही होती हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से हम उसे शो करते हैं. तो जिस लेटर से आपने रेंडम वेरिएबल को शो किया होगा उसी से रिलेटेड उसकी जो वैल्यूज है उससे हम उसके स्मॉल लेटर से हम उसे शो करते हैं. ये इसी चैप्टर का जो स्टार्ट के जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेंडम वेरिएबल को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसकी जो हमारे पास वैल्यूज जो हम असाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से हम उसे शो करते हैं. तो जो हमारे पास वैल्यूज का और जो हमारे पास उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका जो सेट बनेगा वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब आप देखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कभी भी आपको मेंशन नहीं होगा कि ये डिस्क्रीट का जो है ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। कैसे आपको पता चलेगा? अगर तो वहां पर काउंटेबल का कोई वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जिसे आप इजीली काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो क्या होगा? वहां पर कौन सा वेरिएबल है? वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई मेजरेबल फॉर्म में है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। तो अब इसी की बेस पे हम क्या कह रहे हैं आगे फर्दर देखिए डेफिनेशन। सिंस द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है वो इसी डिस्क्रीट की वैल्यूज को अगर वो अज्यूम कर लेता है, उसको सपोज कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेफिनेशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब उसके बाद देखिए फर्दर क्या डिटेल है। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल की फॉर्म में लेते हैं, हम इसे ग्राफ की फॉर्म में लेते हैं, और इसे हम एक मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में भी हम इसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें अगर आप देखें कौन सी पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? जो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है, जो आपने फाइंड आउट की है, जो आपने प्रोबेबिलिटीज निकाले किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगी? वो जीरो होगी। तो एफ ऑफ एक्स में अगर आप देखें यहाँ पर क्या है? जीरो के इक्वल भी है, ठीक है, जीरो से ग्रेटर भी आप लोग ले रहे हैं, और उसी की बेस पे आप उसकी क्या करें हैं? प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करें। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? कि जो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने निकाली है उनका जो सम है, सिग्मा किसको शो करता है? सम। किसका सम है? प्रोबेबिलिटीज का। वो हमेशा क्या है? वो वन के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखें प्रोबेबिलिटीज, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज का सम करें, यानी कि 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो क्या ये वन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये आपने ये दोनों कंडीशंस लाजमी आपने जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस होंगे या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के, उसमें इन दो कंडीशन को आपने लाजमी जो है वो सेटिस्फाई करना है। इनको दोबारा आपने चेक करना क्या ये कंडीशन हमारी जो है यहाँ पर फुलफिल हो रही है या वो नहीं हो रही। तो इसमें अगर आप देखें अज्यूमिंग द, ये जो एग्जांपल दी गई है, ये आपका पहले जो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है, जिसमें क्या है उनके बताए गए वैल्यूज असाइन की गई है, कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना है। ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करें, इसी से रिलेटेड क्या है? डिफरेंट एग्जांपल्स है। आपने एग्जांपल्स में देखा होगा कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड, अब आप देखें यहाँ पर क्या बात की गई है। ये अगर आप क्वेश्चन को लॉजिकली अगर आप समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द थ्री बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अब आप देखिए ये एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट तो पढ़ ली, अब कैसे मैंने इसके अंदर चीजों को अंडरस्टैंड करना है? इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कैसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं? देखिए आप आसानी से पहले तो समझें कि हम एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म करें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। तो इसमें अगर आप देखें हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें? हम कॉइन है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टॉस करें। तो कॉइन्स का एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। अब कितनी दफा इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं? 3 टाइम्स हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। तो अब आप देखिए इसकी सैंपल स्पेस अगर आप बनाते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं कॉइन टॉस करते हैं, जब हम हेड या टेल आता है तो उसको 3 टाइम्स हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म तो 2 की पावर 3, यानी कि हमारे पर कितने पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स बनेंगे? यहाँ पर 8। अब उसके बाद आप देखें बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास क्या कहा गया है? नंबर ऑफ हेड। अब इंटरेस्ट किस में है? रैंडम वेरिएबल कौन सा है हमारा यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड। अब आप देखें क्या ये, अब हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब आपको ये तो पता चल गया मेरा इंटरेस्ट किस में है, फेवरेबल मेरा किस में है? हेड में, मेरा टेल में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखिए हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स।
अब आप सोचेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं। अब आपको खुद पता चलना चाहिए कि यहाँ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लगानी है या कंटीन्यूअस। अब आप देखिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आपको कि डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या ये कंटीन्यूअस का। अब आपने खुद सोचना है यहाँ पर कौन सा वेरिएबल जो है वो यूज किया गया। अब आप देखें क्या यूज है, नंबर ऑफ हेड। अब इसको काउंट कर सकते हैं ना इजीली कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं जितनी दफा भी परफॉर्म करती हूँ तो इसमें जितने भी मेरे पास हेड्स आ रहे हैं मैं उसको इजीली काउंट कर सकती हूँ। मैं उनको मेजर तो नहीं करूंगी, उन्हें काउंट करूंगी। तो जो चीज काउंटेबल होती है हमारे पास वो आपको पता है डिस्क्रीट के अंदर आती है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या किया गया, पहले हमने जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड पॉसिबल आउटकम्स बनाई हैं। अब इसी में आपने देखना है कि कितने टाइम्स आपका हेड आ रहा है, कितने टाइम्स आपका हेड नहीं आ रहा। अगर तो एक भी हेड नहीं आ रहा तो वैल्यू क्या साइन हो जाएगी उसको, 0। अगर उसमें एक दफा हेड आ रहा है, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो 1। अगर 2 टाइम आ रहा है तो 2। अगर 3 टाइम्स हेड आ रहा है तो वैल्यू क्या कर देंगे, असाइन 3। अब इसी से रिलेटेड हमने यही बात की है ना कि हमने क्या करना है, लिस्ट बनानी है एक तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज और उसी से रिलेटेड उनकी प्रोबेबिलिटीज। अब आप देखिए, अब हम देखना चाह रहे हैं जिसे हमने वैल्यू 0 असाइन किया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या चांसेस हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे, इस सैंपल पॉइंट, इस सैंपल स्पेस में देखेंगे कि कौन सा ऐसा जो है सैंपल पॉइंट है जिसमें एक दफा भी हेड नहीं आ रहा। तो आप देखें एक ही ऐसा सैंपल पॉइंट है 8 में से जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/8। इसी तरह से F1 में करेंगे, F2 में एंड F3 में। अब आपने क्या करना है, आपने देखा इसको हम टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप डिस्क्रीट के जो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है या जो डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कहा इसको ग्राफिकली भी हम शो कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम कैसे इसको शो करते हैं, इसके डाटा को हम ग्राफ जब हम इसका बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो जंप्स की फॉर्म में बनता है, वो क्या है, वो ब्रेक्स की फॉर्म में बनता है। कैसे जंप्स की फॉर्म में बनता है, देखिए यहाँ पर यानी कि जो भी डाटा आपके पास होगा आप उसका अगर बनाते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यूज ले लिया, एक्स ले लिया और आपने वाई एक्सिस पे यहाँ पर उनकी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं एफ ऑफ एक्स उनको आपने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अब आपने के जो पॉइंट्स हैं आपने यानी कि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2/3 लिख दिया आपने, यहाँ पर क्या कर दिया है 3 जो है हमारे पास जो भी आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जैसे 3/4 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 2 एंड 3, जितनी भी आपके पास वैल्यूज आ रहे हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पे शो कर देना। अब जब आप इसका बनाएंगे आप देखेंगे एक पॉइंट सपोज कर लें आपका यहाँ पर आ रहा है कि 0 था और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 थी। आपने यहाँ पर फिर उसके बाद आपने दूसरा देखा उसका जो है यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, इसका जो डाटा होता है वो हमेशा क्या होता है, जंप्स की फॉर्म होता है। आप कहते हैं इस तरह से आप उन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करते जाते हैं। तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है वो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास क्या है, जंप्स की फॉर्म में बनता है, या इन अदर वर्ड्स क्या होता है वो ब्रेक्स की फॉर्म में बनता है। किस तरह से ब्रेक्स की फॉर्म में, देखें यहाँ पर सपोज करें इस तरह से। तो ये क्या है, आपके डाटा पे डिपेंड करता है, उसकी पॉसिबल आउटकम्स पे डिपेंड करता है कि आपके डाटा की क्या वैल्यूज है और उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज है। तो हमेशा जो है हमने क्या कहा, डिस्क्रीट का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने देखा टेबल की फॉर्म में हम शो करते हैं, ग्राफिकली क्या है इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट था हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में भी हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए एक मेथड है, यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। दूसरा हमने कहा इक्वेशन की फॉर्म में, आप इस तरह से इसकी इक्वेशन बना के आप इस तरह से भी इस एक्सपेरिमेंट को, इस एग्जाम्पल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो ये क्या है हमारे पास, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखें, सबसे पहले हम स्टडी करने लगे अब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमारे पास सेकंड टाइप अवेलेबल है। We have seen that the random variable which assume all possible values within a given interval is called the continuous random variable। अब पहली दो लाइंस में आपने डेफिनेशन किसकी देखी है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यानी कि अब आप देखें कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या वर्ड है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, आप मेजरेबल जो वेरिएबल्स होते हैं आप उनको, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को आप लोग अज्यूम कर होते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, हम क्या ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसमें हम क्या करते हैं, तमाम जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको क्या है, एक गिवन जो इंटरवल होता है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए मेजरेबल कोई चीज है, अब इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, कुछ अपर लिमिट और उसकी क्या है कुछ लोअर लिमिट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए क्या होता है, इजीली हमारे पास जो इनफाइनाइट नंबर हमारे पास आ रहे होते उस इंटरवल के अंदर, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसी की एग्जांपल दी गई है, विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ द वैल्यूज। यानी कि जो इंटरवल हमने लिया है वैल्यूज का, उसमें क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास। अब उन्हीं को हमने क्या करना, तो उन वैल्यूज को और उसकी बेस पे हम क्या कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमने एक अपर और लोअर लिमिट डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास आसानी है कि हम उसके अंदर जो इतने भी इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, हम आसानी से उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, आप उसका हाइट देखना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप उसका वेट देखना चाह रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर वेट की एग्जाम्पल सपोज की गई है। अब देखें, एक पर्सन है, क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल उसने अपना वेट मेजर किया है, तो उसका जो वेट है वो क्या है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, वो लाई कर है। यानी कि 70.5 केजी से लेकर 71.5 केजी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है उसका वेट क्या है, वो लाई कर। यानी कि अब आप देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे आ सकते हैं। सपोज करें, अब उसका एक पर्सन है, उसका वेट जो है वो 70.6 भी हो सकता है, ठीक है, 71 भी हो सकता है, 71.1 भी हो सकता है, 71.2 भी हो सकता है, 71.3, 71.4 या 71.5। तो हमने क्या कर दी, एक अपर और एक लोअर लिमिट डिफाइन कर दी। हमने कहा कि इन दो के दरमियान जो है उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो उसमें लाई कर सकते हैं। या सपोज कर लें उसका जो वेट है वो क्या है, 70.99 केजी से 71.01 केजी के दरमियान आया। तो इनके दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी हमने निकाले, तो हम आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर एक वेट के आपके पास 71.00 भी आ रहा है, तो यहाँ पर यही बताया गया, देयर इज एन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स। अब आप देखिए 70.99 है, फिर क्या आएगा, 71 आ जाएगा हमारे पास। फिर इस तरह से क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स आएंगे, जिसमें क्या है, वन ऑफ विच इज द 71 केजी। चाहे आप इसमें देखें चाहे आप इसमें देखें, 71 केजी एक आपके पास क्या है, वो वेट आ रहा है। Therefore, the probability that and the item chosen at the random will the weight exactly 71 kg is extremely remote, and thus we assign the probability of 0 to the event। अब यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल उसका एग्जैक्टली वेट क्या है, वो क्या है, 71 केजी है। अब समटाइम देखते हैं, आप जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप अपना वेट है, या सपोज करें आप हाइट को मेजर करें, तो उसमें लाजमी तो नहीं वो एग्जैक्ट 71 हो, वो पॉइंट्स इधर उधर भी तो हो सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन आप किसी से पूछते हैं आपका कितना वेट है, कभी आपने किसी पर्सन से सुना कि उसने कहा कि मेरा जो वेट है वो 60.9 है, या मेरा जो वेट है वो 30.9 है। कभी भी आपने इस तरह का नहीं सुनते, आप हमेशा सुन रहे होते हैं वो कहता है मेरा वेट 39 है, मेरा वेट 71 है, मेरा वेट जो है वो 60 है। तो क्या है, यानी कि इतना है कि हमारे पास पॉइंट्स का,
कि इतना डिफरेंस है कि यानी कि वो ना होने के बराबर है, तो उसको हमने क्या कर देना, असाइन कर देनी है, उस इवेंट को प्रोबेबिलिटी 0 हमने असाइन कर देनी। अब उसके बाद क्या आ रहा है, however if we talk about the probability that the item weight at least 70 kg but not more than 72 kg, यानी कि अब हम एक पर्सन है, अगर हम उसका वेट मेजर करना चाह रहे हैं तो एट लीस्ट 70 यानी कि उसका वेट क्या 70 भी हो सकता है, 70 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या है 72 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या किया, अपने देखते हैं अगर इंटरवल में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास आएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ी-सी ये इसकी थोड़ी डिटेल है, वो सिर्फ़ आपने ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ़ आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस है, या प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बेस पे हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, कोई भी आपके पास अगर है तो आपने फॉर एग्जांपल वेट फाइंड आउट करना है, दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी को अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरह से उसको लिखेंगे, यहाँ पर ए किसको शो करे, एक लोअर लिमिट को, बी किसको शो करे, उसकी अपर लिमिट को, ठीक है। एक ये वे है लिखने का। दूसरा वे कि अगर आपने उस पॉइंट को और उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे। अब आप देखेंगे समटाइम्स कुछ ऐसे भी होंगे आपके पास पॉइंट्स जिसमें आपकी इन्फो जो अपर लिमिट है वो खुद भी आ रही होगी, और उससे जो ग्रेटर है या उससे जो लेस है उसको भी आपने यहाँ पर सपोज कर। तो इसको देखें, इस टर्म को जो हमारी पहली है, जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, इसको हम इक्वल का जो साइन है इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। फिर इसके बाद इन दो जो हमने पॉइंट्स इनको सेपरेट करके लिखे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इक्वल अगर आप लेते हैं या इक्वल नहीं शो करते, तो सेंस क्या है, आपने उसी पॉइंट से लेकर अगले पॉइंट तक की आपने उसकी एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप चाहे इस तरह लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें, वो क्या है, वो आपके लिए क्या है, दोनों सेम मीनिंग रखता है। यहाँ पर आगे देखें फर्दर, that it does not matter whether we include and the end point of the interval or not, यानी कि हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता कि हमने वहां पर इक्वल का साइन डाला है हमने नहीं डाला, उसका मतलब यही है कि आपके उन दो पॉइंट्स के दरमियान ही प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसमें क्या है, आप उसको इस तरह से शो करते हैं। This is not true through the when the x is the discrete. Although the probability distribution of the continuous random, अब आप देखिए डिफरेंस आ रहा है हमारे पास discrete probability distribution का and continuous probability distribution का। तो डिफरेंस में आप देखें, एक तो पहले इसकी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो भी अभी हम देखते हैं कौन सा डिफरेंस आ रहा है। अब उसके बाद देखिए डिफरेंस है हमारे पास discrete probability distribution का और continuous random variable का। Although the probability distribution of the continuous random variable cannot be presented in the tabular form, it does have a formula. Such a formula is necessary in the form of the function of the numerical values of the continuous random variable, and as such can be graphed as a continuous curve. अब आप देखें क्या डिफरेंस है, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम टेबल की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे ग्राफ की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे इक्वेशन की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट, यानी कि टेबल ग्राफ एंड इक्वेशन तीनों फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, हम इसे फार्मूले से यानी कि इक्वेशन से भी शो करते हैं, हम इसे ग्राफ से भी शो करते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको टेबल की फॉर्म में शो नहीं करते। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। अब जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो ग्राफ हम बनाते हैं उसे हम उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कर्व कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा डिफरेंस अगर आप देखें, तो तीसरा डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि जब आपके पास कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी
तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम कहते हैं। ठीक है, जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक तो हम उसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, दूसरा आपने देखा था प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अगर मुझे नजर आ जाता है तो। जी देखें यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, उसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हम एक तो ये नेम है डिस्क्रीट का, दूसरा उसका क्या नेम है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम उसे कहते हैं। इसको मैं बस इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन जो कंटिन्यूअस का होता है उससे हम हमेशा क्या है, डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको लाजमी नहीं है कि आपको मेंशन होगा कि ये डिस्क्रीट का है या ये कंटिन्यूअस का। एक तो आपके लिए निशानी क्या है, आप कैसे हिंट ले सकते हैं अपने क्वेश्चन में। एक तो आप उसमें देख लेंगे कि काउंटेबल है या मेजरेबल बात की गई है। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस का। अदरवाइज आप अगर देखते हैं वहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है ये किसका क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस का। अदरवाइज अगर वो वहां पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो लिख के दिखा देते हैं आपको, या वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर वो डिस्क्रीट का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके लिए आसानी है कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा जो भी कर्व बनेगा जितने एरिया पे भी होगा वो एरिया जो है हमेशा, जो उसका एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, हमेशा वो इक्वल होगा 1 के। जब भी आप उसकी जो रेंज आप लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, उसका जो एरिया होगा यानी कि जो कंटिन्यूअस कर्व का जो एरिया है वो हमेशा जो एक्स एक्सिस है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा वो 1 के इक्वल होगा। अब आपने देखा था कि उसका जो ग्राफ होता है आपने उसको जंप्स या ब्रेक्स की फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन अब आप देखिए चौथा डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ग्राफ हम बनाते हैं कंटिन्यूअस का, उसका कर्व जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। कैसे होता है वो, एग्जैक्ट हमारे पास बेल शेप होता है। देखिए यहाँ पर वो सिमेट्रिकल होता है, वो बेल शेप होता है। एक्स एक्सिस यहाँ पर लिया आपने और यहाँ पर आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज ले ली है वाई एक्सिस पे। तो जब आप उसको शो करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो एक कंटिन्यूअस कर्व बनता है, एक स्मूथ सा कर्व बनता है, ना उसमें कोई जंप्स आते हैं ना उसमें ब्रेक्स आते हैं। तो ये आप जब डाटा लेते हैं ना उसकी बेस पे ये आपके ग्राफ बनते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, इन द फिगर द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स अज्यूम अ वैल्यू between a and b is equal to the shaded area under the density function between the ordinates at the x is equal to a, x is equal to b and the from integral calculus is given by। अब आपको मैं सिंपल सा बताती हूँ कि जब भी हमने कोई एरिया, किसी भी एरिया की प्रोबेबिलिटी, किसी भी एरिया का वॉल्यूम हमने अगर फाइंड आउट करना है, एरिया है जैसे वॉल्यूम है, अगर आप किसी भी चीज का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कोई लैंड है या कोई सिलेंडर आप उसको देखना चाह रहे हैं, आप उसके जो है वॉल्यूम को देखना चाह रहे हैं, गैस है जैसे, तो जब भी आपने कोई एरिया जैसे कोई वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि हम इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब आप देखें कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास दो पॉइंट हमने क्या कहा, विद इन द गिवन इंटरवल। अब इंटरवल में हमने क्या कहा था, मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स हम सपोज कर लेते हैं, एक हम अपर लिमिट, एक है उसकी लोअर लिमिट। दो पॉइंट्स हमने सपोज करने हैं और हम कहते हैं उन्हीं दो पॉइंट्स के दरम्यान हमारे पास क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं वो उसमें लाई करते हैं। तो एक जो हमारे पास जो लोअर लिमिट है हमारे पास उसको हम किससे शो करें, ए से, जो दूसरा उसे हम बी से शो करें। अब उसने क्या किया, उसके इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, वो शेडिड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आपको उन्होंने कहा डायग्राम में हम शो करें। देखिए सबसे पहले ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये कौन सा कर्व कहलाता है, ये कंटिन्यूअस कर्व कहलाता है। यानी कि इसमें क्या है, बिल्कुल स्मूथ सी शेप है,
आप चाहे एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे देखें, चाहे आप इसके राइट साइड पे देखें, आप चाहे तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में भी आप इसको डिवाइड कर दें। तो देखिए दोनों साइड्स के आपको चाहे वो राइट साइड है चाहे वो लेफ्ट साइड, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज शो करें। ना कोई आपसे कोई कम आपको नजर आ रही होगी, ना आपको लेस ज्यादा नजर आ रही। दोनों टेल्स के हैं वो स्मूथ है, सिमेट्रिकल है, कंटिन्यूस कर्व है, एग्जैक्ट बेल शेप बन रहा है। तो हमारे पास वो किस में आ जाता है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आ जाता है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2 पॉइंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने, चाहे जो भी हैं 2 पॉइंट्स हैं चाहे वो 1 पॉइंट है, तो उसको आपने कैसे ग्राफ में शो करना है। यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट और इसकी क्या है, ये अपर लिमिट। अब आपने इन 2 पॉइंट्स की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड हो तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वो शेड हो जाएगा।